नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं पवन द्विवेदी, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम अपने अध्याय को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं जो आने वाली परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी रहेंगे। उनमें से एक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। मैं सारी डेरिवेशंस आपको करा रहा हूं, लेकिन उनके साथ साथ उन प्रश्नों को भी तैयार कराता जा रहा हूं जो 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव, खाली स्थान या अन्य प्रश्नों में आते हैं और वो बनते जाते हैं। देखिए, संधारित्र शब्द सुन के अपने को लगता है कि ये क्या होगा, लेकिन चूंकि आपने पढ़ा है, संधारित्र को यदि मैं इंग्लिश में बोल दूंगा आपको समझ में आ जाएगा ये क्या होता है। कंडेंसर या कैपेसिटर को संधारित्र कहते हैं। संधारित्र वो युक्ति होती है जो किसी चालक के आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना उसके विभव में वृद्धि कर देती है। आवेश संचित करने का ये साधन है, उसको कहते हैं संधारित्र या कैपेसिटर। कैपेसिटर हम बहुत जगह यूज करते हैं। पंखे में कैपेसिटर लगा रहता है, मोटर में कैपेसिटर लगा रहता है। तो कैपेसिटर मीन्स संधारित्र कई प्रकार के होते हैं। संधारित्र का जो कंस्ट्रक्शन है, जो उसकी रचना है, उसमें 2 प्लेट होती हैं। यदि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो उसमें 2 प्लेट होती हैं। एक प्लेट से आवेश दिया जाता है और दूसरी प्लेट अर्थ से रिलेटेड होती है। यानी हम अर्थ और फेज के 2 वायर लगाते हैं, उनमें से एक अर्थ का वायर होता है, वो दूसरी प्लेट से कनेक्ट होता है और एक प्लेट से हम चार्ज देते हैं, आवेश देते हैं। तो 2 प्लेटों का सेटअप है और इनके बीच में कोई परावैद्युत माध्यम जैसे अभ्रक है, मोम है, कागज है, जो परावैद्युत माध्यम होता है वो भरा होता है उसकी धारिता को बढ़ाने के लिए। ये धारिता को बढ़ाने के उपाय हैं। तो ये सेटअप बनता है समांतर प्लेट संधारित्र का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। गोलीय संधारित्र भी होता है, बेलनाकार संधारित्र भी होता है, लेकिन हमारे कोर्स में इस समय समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी धारिता का व्यंजक है। तो संधारित्र आप समझ गए, 2 प्लेटों का समायोजन है। 2 प्लेटें जिसमें से एक को आवेश दिया जाता है, दूसरी अर्थ से जुड़ी रहती है, भू संपर्कित रहती है। कहने का माध्यम जो अर्थ का वायर है उससे जुड़ा रहता है, और एक को आवेश दिया जाता है, एक प्लेट को। उन दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम जो कि के परावैद्युतांक का होता है वो भरा रहता है। हमें इसकी धारिता निकालना है। अब इसका व्यंजक बहुत आसान है और ये 3 नंबर का आता है। इसे करने के लिए हमें इन 3 सूत्रों की जरूरत पड़ेगी केवल। एक है सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, दूसरा है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और तीसरा है विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी। तो ये जो है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ये आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर किसी भी चालक के इकाई क्षेत्रफल पर जितना चार्ज होता है उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा कहते हैं। गॉस के प्रमेय से 2 प्लेटों के बीच में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का एक व्यंजक है जो गॉस की थ्योरम से निकला है। वो होता है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमने ये एक चित्र सबसे पहले बनाया। प्रश्न क्या आएगा? समांतर पट्टिका संधारित्र या समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो व्यंजक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने ये चित्र बनाया। इस चित्र में आपने क्या बनाया है? एक कैपेसिटर बनाया है। कौन सा कैपेसिटर बनाया है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया है। इसमें आपने 2 प्लेटें ली, ए और बी। ए से प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, बी को पृथ्वी से जोड़ा गया है। जब हम ए को प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो ये इसके अंदर के सरफेस पे आ जाता है। प्रेरण द्वारा बी की अंदर की सतह पर माइनस चार्ज आता है और बाहर की सतह पर प्लस चार्ज आ जाता है। लेकिन चूंकि बाहर की प्लेट जो बी प्लेट है वो पृथ्वी से जुड़ी रहती है, इसलिए ये वाला प्लस चार्ज पृथ्वी में चला जाता है। एक्चुअली में चार्ज पृथ्वी में नहीं जाता, ऋण आवेश आके इसको न्यूट्रल कर देते हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। ये हमने मान लिया कि माना कि ए और बी समांतर प्लेट की संधारित्र की 2 प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है।
यदि इस ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो ए पे यदि सिग्मा है प्लस सिग्मा तो बी पे ये होगा माइनस सिग्मा। ठीक है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है उसका सूत्र क्या है? आवेश का किसी बिंदु पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। मैंने पृष्ठ घनत्व को आपको बताया, इकाई क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है वो होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब इन दोनों प्लेटों के बीच संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर, ये गॉस की प्रमेय से दो चादरों वाला एक डेरिवेशन होता है, दो प्लेटों के बीच में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। के बराबर माध्यम का क्या होता है? परावैद्युतांक। अब ये हमारा इक्वेशन क्या आ गया? 2 आ गया। अब समीकरण 1 और 2 से हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से E बराबर सिग्मा की जगह हमारा मान रख दें Q के ए एप्सिलॉन नॉट, इसको समीकरण 3 दे दीजिए। हमारे पास एक आया सूत्र सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। जैसे कि मैंने कहा इन 3 सूत्र को याद रखना है। तो संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आई E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। अब इस सिग्मा की वैल्यू हमने यहां रख दी तो E बराबर क्या हो गया? Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 3। धारिता ज्ञात करने के लिए धारिता का सूत्र हमने पढ़ा है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। संधारित्र की धारिता का भी सूत्र यही है, बस यहां विभव ना हो के ये क्या है? विभवांतर है। तो विभवांतर निकालना है हमें, तो विभवांतर निकाल के हम इस सूत्र में मान रख देंगे। विभवांतर का एक सूत्र तो होता है, एक और सूत्र होता है तीव्रता गुणित दूरी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभवांतर और दूरी में जो संबंध है वो है विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर तीव्रता गुणित दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ये हमने लिखा। तो विभवांतर यदि दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर भी है तो ये भी आएगा तीव्रता E इंटू दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? D है, E इंटू D। ये हमारा हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 से समीकरण 3 व समीकरण 4 से V बराबर E का मान क्या आया? Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू D। यानी हम इसको लिख सकते हैं V बराबर क्यू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन 0। ये समीकरण अपना हो गया 5। समीकरण ना भी दें लेकिन समझाने की दृष्टि से हम समीकरण देते जाते हैं। तो E निकाला, E का मान यहाँ समीकरण 4 में रखा, समीकरण 3 और 4 से हमारा समीकरण 5 आ गया। V बराबर क्यू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, विभवांतर आ गया। अब धारिता निकालना है, तो धारिता का सूत्र क्या है? वो लिखा है ऊपर C बराबर Q अपॉन V। तो इसलिए संधारित्र की धारिता ये आएगी C बराबर Q अपॉन V।
ये अपना अगला समीकरण हो गया 6। समीकरण 5 का मान समीकरण 6 में रख दीजिए। तो समीकरण 5 व 6 से ये आएगा C बराबर Q अपॉन V का मान रखेंगे, ये QD अपॉन KA एप्सिलॉन 0। Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा KA एप्सिलॉन 0 अपॉन D। ये हो गया आपका फैराड इसका मात्रक है। तो ये समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का सूत्र है, जहां K माध्यम का परावैद्युतांक है। यदि वायु या निर्वात की बात करें, यदि उसमें बीच में कोई माध्यम नहीं रखा है, तो वायु या निर्वात में, निर्वात के लिए K का मान होता है 1। K का मान 1 होता है, तो ये सूत्र हो जाता है A एप्सिलॉन 0 अपॉन D फैराड। ये दोनों सूत्र हैं समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता के। तो स्टेप 3 स्टेप हैं, 3 चीजों को याद करना है। पहला, सिग्मा बराबर Q अपॉन A आवेश का पृष्ठ घनत्व। दूसरा, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0, यदि माध्यम का परावैद्युतांक K है तो। यदि K को शुरू से आप 1 लेके चल रहे हैं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तीसरा सूत्र V बराबर E इंटू D। इन सूत्रों को आप याद रखेंगे तो आप भी निकाल लेंगे विभवांतर, और विभवांतर निकाल के C बराबर Q अपॉन V में उसका मान रख देंगे, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आ जाएगा। इसी से एक और बात निकलती है, ये सूत्र जो आप देख रहे हैं, इससे ये निकल जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो यहाँ जो जो चीजें हमको दिख रही हैं उन पे निर्भर करती है। जो ऊपर है उनके समानुपाती होती है, जो नीचे है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। पहला पॉइंट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये ए क्या है? एरिया है, प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। के सी समानुपाती ए। दूसरा, के अधिक होगा, परावैद्युतांक ऊपर है। यदि अधिक परावैद्युतांक का माध्यम भरा है समांतर पट्टिका संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच, तो उसकी धारिता ज्यादा। के का मान ज्यादा तो सी का मान ज्यादा, ए का मान ज्यादा तो सी का मान ज्यादा। डी का मान व्युत्क्रमानुपाती है डी के। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उसकी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब यह है कि यदि दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कम है तो धारिता ज्यादा होगी। यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। तो बढ़ाई जा सकती है कैसे? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम करके धारिता को बढ़ाया जा सकता है। अधिक परावैद्युतांक का माध्यम रख के धारिता को बढ़ाया जाता है। प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक करके धारिता को बढ़ाया जा सकता है। एप्सिलॉन 0 ये शुद्ध रूप से कांस्टेंट है, ये विशुद्ध रूप से 8.85 × 10⁻12 इसका मान होता है। ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। तो बाकी 3 पॉइंट्स हमारे पास मिल गए, इससे आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा व्यंजक था समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का। अब इसमें एक प्रश्न और इस चैप्टर में होता है, वो होता है संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम संयोजन। ये भी हमारे कोर्स में है। तो इससे संबंधित कोई प्रश्न, कोई आपका आंकिक प्रश्न या डेरिवेशन पूछा जा सकता है तो वो हम आपको बताते हैं। बहुत ही आसान है संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। बच्चे आकर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। संयोजन कॉम्बिनेशन अलग बात है। प्रश्न ये आता है कि 3 संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, परिणामी धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कराते हैं। कई बार ऐसा होता है, पूछा जाता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, वो समानांतर क्रम संयोजन कराते हैं।
तो स्पष्ट रूप से ये समझ लीजिए कि दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। समांतर पट्टिका संधारित्र या प्लेट संधारित्र में आपको वो व्यंजक निकालना है जो हमने अभी निकाला था। उस समानांतर क्रम संयोजन मैं श्रेणी के बाद बताने जा रहा हूं, उसमें 3 संधारित्र लगते हैं, 3 का आ सकता है, 4 का आ सकता है, वो एक अलग प्रश्न है, उसमें संयोजन की धारिता निकालनी है। C आपको निकालना है टोटल, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अब जो हम प्रश्न करने जा रहे हैं वो है संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन में तुल्य धारिता का व्यंजक। 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हैं, उनका व्यंजक हमको निकालना है। तो हम यहां पे डायग्राम बना लेते हैं। ये पहला संधारित्र हमारा हो गया, ये हमारा दूसरा संधारित्र हो गया, ये हमारा तीसरा संधारित्र हो गया। ठीक है, यहां से हमने इसको चार्ज दे दिया, प्लस क्यू चार्ज। अब मैं यहां प्लेटों के नाम लिख देता हूं। ये पॉइंट जो है वो A है, और ये वाला पॉइंट जो है B है। इसकी धारिता C1 है, ये दूसरा वाला संधारित्र है, इसकी C2 है और इसकी C3 है। इसको प्लस क्यू चार्ज दिया तो ये जो पहले वाली प्लेट है हम ये मान लेते हैं कि A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है। पहले वाले संधारित्र को हमने चार्ज दिया तो ये प्लस क्यू आएगा, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ, और बाहर का प्लस क्यू पृथ्वी में चला जाएगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि जब हम किसी संधारित्र को आवेश देते हैं तो उसकी पहली प्लेट पर अंदर के पृष्ठ पर धन आवेश आता है और उसकी सामने वाली दूसरी प्लेट के अंदर वाले तल पर ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। बाहर इसके धन आवेश हुआ, क्योंकि ये बी प्लेट सी प्लेट से जुड़ी हुई है तो ये धनावेश कहां चला जाता है, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पे। और इसी तरह से यहां डी का धनावेश तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट ई पे चला जाता है और लास्ट वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट पर के बाहरी सतह पर जो प्लस क्यू चार्ज है वो पृथ्वी में चला जाता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन से प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज होता है और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज होता है। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर इन दोनों के बीच में विभवांतर V1 है, यहां V2 है और यहां V3 है, और A और B के बीच में जो विभवांतर है वो क्या है, V है। ये हमने बना लिया अपना डायग्राम। तो श्रेणी क्रम समूहन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है। पहली प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट पृथ्वी से संपर्क रहती है। सेटअप यह है कि इस आधार पर प्रत्येक संधारित्र पर प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश होता है। विभवांतर इसमें अलग अलग होते हैं और आवेश एक सा होता है। तो यदि ए और बी के बीच में भी विभवांतर है, दोनों पॉइंट जो कोने के हैं, मान लीजिए ए और बी ना होकर ए और बी वहां हमने ले लिया, ये एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई के बीच में यदि एक्स और वाई के बीच विभवांतर v हो तो v बराबर होगा v1 प्लस v2 प्लस v3। पहले संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर v1 है, दूसरे संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में v2 है,
तीसरे संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में V3 है, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए V1 निकालिए, देखिए आवेश सब पे है, संधारित्र की धारिताएं यदि तीनों संधारित्रों की धारिताएं C1, C2 व C3 हो, तो पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कैलकुलेट कर लो, तो ये विभवांतर क्या आएगा, V1 बराबर Q अपॉन C1। क्यों? क्योंकि आवेश प्रत्येक संधारित्र पर बराबर है लेकिन विभवांतर अलग अलग है। इसी तरह से दूसरे का आ जाएगा, दूसरे का V2 बराबर Q अपॉन C2। इसी तरह से तीसरे संधारित्र पर आ जाएगा V3 बराबर Q अपॉन C3। ये अपना समीकरण 2 हो गया तीनों मिला के। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, 2 के मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 2 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आएगा V बराबर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q को कॉमन ले लीजिए, Q कॉमन आ गया तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये आ गया। इसको आप समीकरण 3 दे दीजिए। अब यदि परिणामी या तुल्य धारिता C है, हमने ये मान लिया कि टोटल कैपेसिटी C है, क्या लिखेंगे, यदि संयोजन की तुल्य धारिता C हो तो C बराबर, तो V बराबर आएगा Q अपॉन C, जैसे कि अभी Q1 अपॉन C1 निकाला था। यह हमारा समीकरण क्या हो गया, 4। अब ये तीसरा समीकरण है और ये चौथा समीकरण है। तीसरे समीकरण में V की वैल्यू इस तरफ रख दीजिए या लिख दीजिए समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 व 4 से ये वैल्यू यहां रखिए, Q अपॉन C इक्वल्स टू Q, ब्रैकेट में क्या है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारा डेरिवेशन आ गया श्रेणी क्रम समूहन का। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ये सारे रेसिप्रोकल हैं, ये व्युत्क्रमानुपाती हैं। इसका मतलब ये है कि 3 संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है, इनके योग के बराबर होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा आएगा, श्रेणी क्रम समूहन में जो सूत्र आएगा वो यदि इसको हम सॉल्व करें तो C1 C2 C3, C1 का भाग दिया तो यहाँ आएगा C2 C3, ये C2 का भाग दिया तो यहाँ आएगा C1 C3 और यहाँ C3 का भाग हुआ तो C1 C2। तो C की जो वैल्यू आती है वो आती, पलटा दीजिए इसको, C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। ये श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। कई बार 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, इसमें ये ऊपर लिखा रहता है, ये नीचे लिखा रहता है।
इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, सी की वैल्यू ये आएगी। तो ये और ये एक ही चीज है। ऑब्जेक्ट में यदि ऐसा दिया है, गौर से देख लीजिएगा, नहीं तो सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो ये उत्तर आपको समझ में आ जाएगा कि श्रेणी क्रम समूहन में ये सूत्र है। और समानांतर क्रम में सीधा सीधा जुड़ता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये करके जुड़ता है। तो हम समानांतर क्रम समूहन और कर लेते हैं, फिर इस सत्र का अंत करेंगे आज का। तो समानांतर क्रम समूहन में कैसे तुल्य धारिता निकलती है, जरा इसका डेरिवेशन में और आपको करवा दूं। तो अभी हमने श्रेणी क्रम जोड़ा, अब हम समानांतर क्रम कर लेते हैं। यही मैं कह रहा था, समानांतर के समानांतर प्लेट संधारित्र अलग बात है और समानांतर संयोजन अलग बात है। समानांतर में कैसे जुड़ेंगे तीन संधारित्र, एक ये और एक ये। इन तीनों संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़कर दूसरे बिंदु को पृथ्वी से संपर्कित कर दिया जाता है। ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये संधारित्र है। तो यहां जब प्लस क्यू चार्ज दिया जाएगा, ठीक है, यहां आवेश अलग अलग होता है और धारिता अलग अलग संधारित्रों की अलग अलग होगी, लेकिन विभवांतर सब पे एक होता है। समानांतर क्रम संयोजन में जब कोई चीज जुड़ती है तो उसके सिरों पर विभवांतर एक समान होता है। घरों में हमारा संयोजन समानांतर क्रम में होता है क्योंकि हमारे सारे अप्लायंसेस के बीच में हमें वोल्टेज समान चाहिए, विभवांतर हमें समान चाहिए। तो समानांतर मैंने दो बिंदुओं के बीच में जुड़ते हैं, तो विभवांतर दो बिंदुओं के बीच में जितना विभवांतर होगा वही इस संयोजन का विभवांतर होगा। सपोज कीजिए कि इनके बीच में विभवांतर भी है तो प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर विभवांतर समान होगा, परंतु आवेश अलग अलग होगा। यहां Q1 धारिताओं के अनुपात में वो बटता है, यहां Q3, यहां माइनस Q3 और यहां चला जाता है। धारिता ये C1 हो गई, ये C2 हो गई, ये C3 हो गई। अब यदि ये जो चार्ज है ये तीनों संधारित्रों पर मान लीजिए उनकी धारिताओं के अनुपात में बट गया, और वो कैसा बटा, Q1, Q2 और Q3, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, कुल आवेश हमारा हो जाएगा बच्चों Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब संधारित्र की धारिता पहले संधारित्र की C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है, तो Q1 की वैल्यू क्या आएगी, Q1 की वैल्यू आएगी C1V, क्योंकि विभवांतर तो बराबर है, विभवांतर तो दो बिंदुओं के बीच में है वही है, तो Q1 क्या होगा C1V, Q2 क्या होगा C2V और Q3 क्या होगा C3V। ये हमारा क्या हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 1 और 2 से हम देखें तो Q बराबर आएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। V को आप कॉमन ले लीजिए तो हमारे पास आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3, यह हमारा इक्वेशन 3 हो गया। अब यदि हम ये मान लें कि संयोजन की तुल्य धारिता C हो तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV, ये समीकरण 4 हो गया। समीकरण 4 का मान यहां रख दीजिए, तो समीकरण 3 व समीकरण 4 से हमारे पास आएगा CV इक्वल्स टू V ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल कर दीजिए, C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये समानांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। कहने का तात्पर्य है कि समानांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योगफल के बराबर होती है। इनसे संबंधित सवाल भी आते हैं, अंकित सवाल आते हैं। कैसे आते हैं कि तीन संधारित्र की धारिता अपने को μF, 3 μF, 4 μF,
इनका समानांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो C बराबर क्या आ जाएगा 2 और 3 5 और 4 9 माइक्रोफैरेड। यही श्रेणी क्रम में पूछें तो श्रेणी क्रम में आएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, 1/C बराबर, तो 1/C आप यहां एलसीएम ले लीजिए। तो यहां पर आप ये कर सकते हैं कि 12 एलसीएम दे दीजिए, तो 12 लिख दीजिएगा, 2 छिंग 12 6 आ गया, तीचों को 12 4 आ गया, 3 आ गया, तो 1/C बराबर 6 और 4 10, 13/12। लेकिन 13/12 आंसर नहीं है, ये 1/C है। C का आंसर निकालेंगे, गलती यहां करते हैं स्टूडेंट, ये 12/13 आएगा। इसको हमें पलटाना पड़ता है तो ये भी पलट जाता है 12/13। इस तरह से आंकिक प्रश्न भी आते हैं। तो बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि दोनों डेरिवेशन को तो करिए ही, साथ में उससे संबंधित छोटे छोटे आंकिक प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। तो आज के इस सत्र में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात किया, और 2 और व्यंजक ज्ञात किए समानांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। तो आशा है कि आप इनको करेंगे और परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।